नमस्कार। द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो पहली नज़र में शायद बहुत मामूली लगे। ये क्रॉनिकल्स ऑफ द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता नाम की एक किताब से लिया गया बस एक छोटा सा सवाल है। और सवाल भी मतलब कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक सवाल और उसके 4 विकल्प बस। बिल्कुल। मैं सवाल पढ़ती हूँ। प्रश्न, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? और विकल्प है ए रजत युग, बी स्वर्ण युग, सी कांस्य युग और डी लौह युग। हाँ, अब हम में से ज्यादातर लोग जिन्होंने स्कूल में इतिहास पढ़ा है वो तुरंत कहेंगे अरे ये तो आसान है, जवाब है बी स्वर्ण युग। और बात खत्म। पर बात यहीं से तो शुरू होती है। सही कहा। आज हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल में सही जवाब शायद सबसे कम दिलचस्प चीज है। असली कहानी तो कहीं और छुपी है। हाँ, असली कहानी छिपी है गलत जवाबों में और इस सवाल के पूछे जाने के तरीके में। ये एक सवाल नहीं बल्कि इतिहास को देखने का एक चश्मा है। और आज हम उसी चश्मे का नंबर पता करने की कोशिश करेंगे। ये सवाल हमारे ज्ञान को नहीं बल्कि हमारी सोच को परख रहा है। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस स्वर्ण युग के लेबल पर सवाल उठाएं, ये मानना पड़ेगा कि ये नाम कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना। मतलब कुछ तो खास रहा होगा उस दौर में। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये लेबल ऐसे ही हवा में नहीं बना। गुप्त काल यानी लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी का भारत वो वाकई सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से एक असाधारण दौर था। ये वो समय था जब कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक लिख रहे थे, जिनकी गिनती आज भी दुनिया के महानतम साहित्य में होती है। और सिर्फ साहित्य ही नहीं, विज्ञान में भी तो बहुत कुछ हो रहा था ना। हाँ बिल्कुल, ये वही दौर है जब आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दुनिया को शून्य का सिद्धांत दे रहे थे। और पाई की कीमत का भी तो उन्होंने। हाँ, पाई की कीमत का लगभग सटीक अनुमान लगा रहे थे। दिल्ली में आज भी जो मेहरौली का लौह स्तंभ खड़ा है, हाँ, जो 1600 साल बाद भी, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा, वाओ, वो उस दौर की धातु कला का एक जीता जागता सबूत है। तो हाँ, कला, साहित्य, विज्ञान, वास्तुकला, इन सब में वाकई कमाल का काम हो रहा था। तो फिर स्वर्ण युग कहना गलत कहाँ है? अगर किसी दौर में इतनी उपलब्धियां हों तो उसे नाम देना तो बनता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो नाम है स्वर्ण युग, ये उस दौर के लोगों ने खुद को नहीं दिया था। अच्छा, गुप्त काल में रहने वाला कोई व्यक्ति ये नहीं कहता था कि मैं स्वर्ण युग में जी रहा हूँ। ये ठप्पा, ये ब्रांडिंग बहुत बहुत बाद में की गई। तो फिर ये नाम किसने दिया और क्यों? इसका ज्यादातर श्रेय जाता है 19वीं और 20वीं सदी के भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों को। अच्छा, मतलब ये इतना पुराना लेबल नहीं है। नहीं, ये उस दौर की बात है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि भारत हमेशा से एक पिछड़ा, अंधविश्वासी और असभ्य देश रहा है। समझ गई, ये एक तरह का कॉलोनियल नैरेटिव था कि हम तो तुम्हें सभ्य बनाने आए हैं। बिल्कुल। और इस नैरेटिव के जवाब में भारतीय इतिहासकारों ने अतीत में झांका और कहा, नहीं, हमारा इतिहास पिछड़ा हुआ नहीं था, हमारा अतीत गौरवशाली था। उन्होंने गुप्त काल को एक प्रतीक की तरह पेश किया, ये बताने के लिए कि जब यूरोप तथाकथित अंधकार युग यानी डार्क एजेस में था, तब भारत में ज्ञान और कला का सूरज चमक रहा था। तो स्वर्ण युग सिर्फ एक ऐतिहासिक लेबल नहीं था। नहीं, ये एक राजनीतिक हथियार भी था, उस दौर की जरूरत थी। हाँ, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब ये कि स्वर्ण युग की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक तरह का राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने का आंदोलन भी था। आपने सही पकड़ा। अपने अतीत को फिर से हासिल करने की कोशिश। बिल्कुल, ये एक जवाबी कहानी थी और हर अच्छी कहानी की तरह इसमें भी एक हीरो था, गौरवशाली गुप्त काल, और एक विलन था, अंधकारमय वर्तमान। और जैसे किसी विज्ञापन में होता है, इसमें भी प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बातें ही बताई गईं। और जो बातें अच्छी नहीं थी उन्हें या तो नजरअंदाज कर दिया गया या फिर बहुत छोटे अक्षरों में लिखा गया। बिल्कुल। और यहीं पर ये स्वर्ण युग का चमकदार लेबल थोड़ा समस्याग्रस्त हो जाता है। जी, ये इतनी तेज चमक पैदा करता है कि उस दौर के अंधेरे कोने दिखाई नहीं देते। अंधेरे कोने जैसे कि इतिहास की किताबों में तो ज्यादातर अच्छी अच्छी बातें ही पढ़ने को मिलती हैं। चलिए एक बाहरी व्यक्ति की आंखों से देखते हैं। इसी दौर में एक चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान भारत की यात्रा पर आए थे। हाँ, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ की समृद्धि, शांति और अच्छे शासन की बहुत तारीफ की है। लेकिन उन्होंने एक और चीज का भी जिक्र किया है जो अक्सर हमारी नजर से छूट जाता है। वो क्या? उन्होंने लिखा है कि समाज में चांडालों यानी जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था,
उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था और जब वे किसी काम से शहर के अंदर आते थे तो उन्हें लकड़ी के एक टुकड़े को बजाते हुए चलना पड़ता था। क्यों? ताकि ऊंची जाति के लोग उनकी आवाज सुनकर रास्ते से हट जाएं और उनके छू जाने से अपवित्र ना हो जाएं। ये सुनना भी कितना भयानक लगता है। तो एक तरफ आर्यभट्ट ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहे थे, हाँ, और उसी समाज में एक इंसान को अपनी मौजूदगी का ऐलान करके चलना पड़ रहा था ताकि कोई दूसरा उसे छू न ले। अब आप खुद सोचिए, क्या उस चांडाल के लिए वो स्वर्ण युग था? बिल्कुल नहीं। कालिदास के लिए जरूर रहा होगा, आर्यभट्ट के लिए भी रहा होगा, गुप्त सम्राटों के लिए तो था ही, लेकिन समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े उस इंसान के लिए? उसके लिए तो वो शायद इतिहास का सबसे अंधकारमय युग रहा हो। बिल्कुल। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। इसका मतलब है कि स्वर्ण युग एक एकांगी सच है। ये कहानी का सिर्फ एक पहलू दिखाता है, वो भी जो सबसे ऊपर से देखा गया है। सही कहा, ये आम आदमी या हाशिए पर पड़े लोगों का सच नहीं बताता। और यही इन लेबलों की सबसे बड़ी सीमा है। ये एक जटिल बहुरंगी समाज को एक ही रंग में रंग देते हैं। हाँ, और अब अगर हम वापस अपने सवाल के बाकी विकल्पों पर जाएं, तो ये बात और भी साफ हो जाएगी। हाँ, सही है। बाकी विकल्प थे कांस्य युग, लौह युग और रजत युग। इनमें से कांस्य युग और लौह युग तो बिल्कुल अलग लगते हैं। ये नाम किसी धातु पर आधारित है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये किसी उपलब्धि के बारे में नहीं बताते। बिल्कुल। कांस्य युग या लौह युग तकनीकी या पुरातात्विक वर्गीकरण है। ये हमें बताते हैं कि उस दौर में औजार, हथियार और बर्तन बनाने के लिए मुख्य रूप से किस धातु का इस्तेमाल होता था। मतलब ये एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि लौह युग कांस्य युग से बेहतर या ज्यादा खुशहाल था। हम बस ये कहते हैं कि तकनीकी तौर पर वो अगला पड़ाव था। तो ये वर्गीकरण इस पर आधारित है कि लोगों के पास क्या था। इसमें कोई अच्छा, बुरा, सही, गलत का भाव नहीं है। जबकि स्वर्ण युग या रजत युग जैसे नाम पूरी तरह से भावनात्मक और गुणात्मक हैं। ये रूपक है। हाँ, ये रूपक हैं। ये इस पर आधारित हैं कि लोगों ने क्या हासिल किया या वो दौर कैसा महसूस हुआ। ये इतिहास को मापने के दो बिल्कुल अलग पैमाने हैं। एक पैमाना तकनीक को मापता है, दूसरा संस्कृति की गुणवत्ता को। बिल्कुल। तो इस सवाल में इन दोनों अलग अलग पैमानों को एक साथ रख दिया गया है। ये तो सेब और संतरे की तुलना करने जैसा हुआ। बिल्कुल। एक तरफ धातु है, दूसरी तरफ भावना। और यही इस सवाल का छिपा हुआ कमाल है। ये हमें मजबूर करता है कि हम इतिहास को सांस्कृतिक उपलब्धि के पैमाने पर ही देखें, तकनीकी पैमाने पर नहीं। और स्रोत का जो शीर्षक है क्रॉनिकल्स ऑफ द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता, वो तो पहले ही हमारे दिमाग में ये बात डाल देता है कि हम एक स्वर्ण युग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, ये तो है। ये एक तरह से हमारे विचार को पहले ही एक दिशा दे देता है। ये एक तरह का बौद्धिक जाल है। आपको लगता है कि आप एक तथ्य चुन रहे हैं, लेकिन असल में आप एक नजरिया चुन रहे होते हैं, बिना ये जाने के और भी नजरिए हो सकते हैं। एग्जैक्टली। ये हमें एक पाठक से एक विश्लेषक बनने पर मजबूर करता है। ये हमें सिखाता है कि इतिहास पढ़ते समय हमेशा सवाल पूछो कि ये लेबल किसने बनाया। हाँ, ये लेबल कब बनाया गया, इसे बनाने के पीछे मकसद क्या था, और इस लेबल की वजह से किसकी कहानी छिप गई। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, हाँ, हमने एक सीधे से सवाल से शुरुआत की थी। हाँ, और कहां तक पहुंच गए? हमने समझा कि स्वर्ण युग का लेबल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि औपनिवेशिक काल में पैदा हुआ एक राजनीतिक बयान है। हमने ये भी देखा कि ये चमकदार लेबल अपने पीछे समाज की कड़वी सच्चाइयों, जैसे कि जाति प्रथा की क्रूरता को छिपा लेता है। हाँ, ये हमें एक अधूरा, ऊपर से देखा गया इतिहास दिखाता है। बिल्कुल। और आखिर में हमने ये जाना कि इतिहास को वर्गीकृत करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तकनीकी और वस्तुनिष्ठ, दूसरा सांस्कृतिक और भावनात्मक। और ये सवाल हमें चालाकी से दूसरे रास्ते पर धकेल देता है। अंत में सबसे बड़ी सीख ये है कि इतिहास सिर्फ तथ्यों और तारीखों का खेल नहीं है। इतिहास एक कहानी है। एक कहानी। और उस कहानी को बताने के लिए जो शब्द चुने जाते हैं, जैसे स्वर्ण, अंधकार, पुनर्जागरण, वो शब्द ही उस कहानी की दिशा तय कर देते हैं। ये शब्द एक टॉर्च की तरह होते हैं, जो अतीत के कुछ हिस्सों में तेज रोशनी डालते हैं और बाकी हिस्सों को जानबूझकर अंधेरे में छोड़ देते हैं। तो आज हमने सिर्फ ये नहीं जाना कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं, बल्कि ये समझा कि इस एक नाम के पीछे कितनी परतें छिपी हैं। ये सिर्फ वो कहानी नहीं है जो हुई, बल्कि वो कहानी है जिसे एक खास तरीके से, एक खास मकसद से सुनाया गया। और इतिहास को सही मायने में समझना शायद यही है, सिर्फ कहानी को न जानना,
बल्कि कहानीकार के मकसद को भी समझना। ये बातचीत एक बहुत दिलचस्प सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है। अगली बार जब हम किसी भी ऐतिहासिक दौर के बारे में पढ़ें जिसे कोई खास नाम दिया गया हो, जैसे पुनर्जागरण या अंधकार युग, हाँ, तो एक पल रुककर सोचना जरूरी है, पूछना जरूरी है कि उस एक शब्द को चुनकर हमें कौन सी कहानी बताई जा रही है। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये पूछना है कि कौन सी कहानियां हैं जो हमें नहीं बताई जा रही हैं, कौन सी आवाजें हैं जिन्हें चुप करा दिया गया है। हर लेबल के पीछे एक चुनाव होता है। और शायद इतिहास को समझने का असली मतलब इसी चुनाव को समझना है।